अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 2950 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अगर एहतियात ना की गई तो हालात जून से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने एक बार फिर से पाबंदियाँ आयद करने का जो है ना वो सिलसिला शुरू किया है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कौमी राब्ता कमेटी के जो फैसले हुए उनसे आगाह किया। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में इंडोर रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। खुली जगहों और ढाबों पर खाने पर पाबंदी नहीं होगी। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए उलमाए कराम से ताउन की अपील की जाएगी। जबकि कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले की तौसीक की गई है। असद उमर ने यह भी कहा कि कोरोना से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल बुलाया गया है। उम्मीद है कि सियासी क़यादत इसमें शरीक होगी और मुतफ़िक़ा लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। लेकिन जो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ सामने आया है, मुख्तलिफ TV चैनल्स में जो शोज़ में वो बात करें, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बता रहे हैं, वो कल के इजलास में शरीक नहीं होंगे। अपोजिशन ने इजलास में शिरकत का जो फ़ैसला है उसका बायकॉट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नून लीग पहले ही इस इजलास का बायकॉट का ऐलान कर चुकी है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से आज उनके लोग ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का भी ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि वो कल के इजलास में शरीक नहीं होंगे। और PDM की जमातों से मुशावरत के बाद पहले कहा जा रहा था कि इजलास में शिरकत करने या ना करने का फ़ैसला किया जाएगा, लेकिन आज सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो गई है जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग TV टॉक शोज़ में आकर ये बात कर रहे हैं कि कल का जो इजलास बुलाया गया है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, अपोजिशन इसमें शरीक नहीं होगी। एक तरफ नाज़रीन, अपोजिशन कोरोना जैसे संगीन मामले पर भी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यही अपोजिशन मुल्तान और लाहौर में भी जलसे करने के लिए डटी हुई है। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि अगर मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अगर सख्त लॉकडाउन हुआ तो ज़िम्मेदार इसकी PDM होगी। सवाल ये है कि क्या सियासी मफादात की खातिर अपोजिशन कोरोना की हकीकत से आखिर क्यों मुंह फेर रही है? अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले और हुकूमती पाबंदी और इजाज़त के बावजूद जलसे हुए, इजाज़त ना देने के फैसले के बावजूद जलसे हुए, तो क्या हुकूमत PDM के ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शन लेगी या अपोजिशन को बयानात के ज़रिए ज़िम्मेदार ठहराकर अपनी जान छुड़वा लेगी? अहम सवाल आवाम के लिए भी है, नाजरीन आप लोगों के लिए भी है कि आप क्या ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे? क्या आप इन जलसों में शिरकत करेंगे या फिर इन जलसों का बायकॉट करेंगे? आप लोगों ने भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है मौजूदा सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों के लिए कैस्ट्रेशन का कानून लाने की मंजूरी दी है। वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत की कानूनी टीम ने मुजवज़ा रेप ऑर्डिनेंस का मुसवदा पेश किया, जिसमें ख़वातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ इसी कानून का बुनियादी हिस्सा होगा। मुतासरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकेंगे, जबकि मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस कानून में सज़ाए मौत को शामिल नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा, आज़म सवाती और नूरुल हक कादरी ने भी फांसी की हिमायत की, लेकिन वज़ीर आज़म का कहना था कि इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा। सवाल ये है कि इस कानून को असम्बली में क्यों नहीं लाया जा रहा? इस कानून के हवाले से ऑर्डिनेंस लाने का क्या मकसद है? इस सारे मामले पे मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, बड़े अहम मामलात आज भी डिस्कस हुए कैबिनेट सेशन में। सबसे पहले मैं इसी पर आपसे बात करना चाहूँगी कि ज़्यादती के मुजरमान के लिए जो कैस्ट्रेशन का कानून लाने की मंजूरी दी गई है, फांसी देने पर भी इस पर आज इख्तलाफ हुए। कुछ वज़रा कह रहे थे नहीं जी फांसी होनी चाहिए, आपने हमेशा इसकी मुखालिफत की है, उलमा ने भी ये जो तजवीज़ है इसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन सवाल मेरा ये है फवाद चौधरी साहब कि ऑर्डिनेंस क्यों? ऑर्डिनेंस तो ज़ाहिर है इसकी एक मुद्दत होती है 2 महीने 3 महीने, उसके बाद फिर से आपको इसके लिए काम करना पड़ता है। कौमी असम्बली में इसको क्यों नहीं लाया जा रहा?
अच्छा, पहले तो एक अपनी तस्वीर अगर मैं आपकी कर दूं कि फांसी तो कर दी गई है। फांसी जो है वो तो इस कानून में गैंग रेप के लिए और रेप के लिए फांसी जो है वो कर दी गई है। सही। जो नहीं किया गया, मेरा ख्याल है जो आप कहना चाह रही थी, वो ये था कि सरेआम फांसी, सरेआम फांसी के ऊपर वो शरीयत कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो गैर इस्लामी है और इस्लाम के तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। और जाहिर है कि हुकूमत कोई कानून ऐसा नहीं ला सकती जो कि सुप्रीम कोर्ट जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी हो, और उसके लिए जाहिर है कि पहले अदालतों का फैसला रिवर्स कराना होगा, फिर ही आप कोई ऐसा कानून ला सकते हैं। अब दूसरी जहाँ तक बात है कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया है, ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया है कि कौमी असम्बली सेशन में नहीं है और लोगों में बहुत डिमांड है कि ये कानून फौरी तौर के ऊपर लाया जाए। हाँ। इसके लिए प्रोसेस है वो ये है कि आज इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ है। अब ये जो है कमेटी ऑन द लेजिस्लेटिव केसेस, कमेटी जो लेजिस्लेशन की कमेटी होती है कैबिनेट की, उसमें जाएगा और वहाँ से फिर ये जो है वो हतमी तौर के ऊपर के लिए आएगा कैबिनेट में। नहीं, मेरा सवाल ये कि कौमी असम्बली में इसको ना लाने का मकसद ये है कि टाइम होगा, मंजूरी होगी, ज़ाहिर एक सेशन बुलाया जाएगा, एक प्रोसेस होगा। ऑर्डिनेंस लाने का मकसद, हुकूमत ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आती है कि ऑपोजिशन साथ नहीं देती है, ऑपोजिशन हमेशा उसको अपोज करती है जो हुकूमत काम करना चाहती है। बड़े कवानीन लाने के मामले पर इस तरह हुआ और बाद में हुकूमत को ऑर्डिनेंसेस लाने पड़े। यही वजह है कि ऑपोजिशन साथ नहीं देगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। टाइम का मेरा ख्याल कह सकते हैं आप, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन कोई ऐसी बात है जिसपे साथ नहीं देगी। हाँ। तमाम एक मफाद आमा का मामला है और इसमें हाँ। सभी को इसका वो देना चाहिए। स्पेशली इसमें जो असल जो मैं समझता हूँ जो रेवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव इसमें जो उठाया गया है कदम, एक तो रेप की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। हाँ। और पहली बार इसमें ऑल जेंडर इंक्लूसिव जो है वो डेफिनेशन दी गई है। सो पहली बार जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जिसको सबसे बड़ा उनको इग्नोर होते थे और उनका बड़ा प्रॉब्लम था इन सारे मामलात में, उनको जो है वो शामिल किया गया है। नाउ दे आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम आल्सो। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा कुछ आ जाते हैं कोरोना की सूरत हाल पर। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत इजाजत दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपोजिशन ने जलसे करने हैं। हमें सेंसिटिविटी बताई जा रही है रोज इस सारी सिचुएशन की कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, किस शराह से बढ़ रहे हैं, कितना डेथ रेशो बढ़ रहा है, लेकिन ऑपोजिशन के तो कान पे जूं तक नहीं रिंग रही है। उन्होंने तो जलसे करने हैं। अब देखें, वफाकुल मदारिस वालों ने भी कह दिया भाई हम तो मदरसे बंद नहीं करेंगे, 35 लाख बच्चे मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। तो फिर हुकूमती रेट पर क्वेश्चन जो है ना वो रेज होते हैं, उठते हैं। तो यहाँ पर तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना आप लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया है। देखिए जी, इम्प्लीमेंटेशन कराना इसमें चैलेंज ही है, पूरी दुनिया में ये चैलेंज है। आप देखिए फ्रांस में मुजाहरे हुए हैं, जर्मनी में मुजाहरे हुए हैं, लंदन में मुजाहरे हो रहे हैं और इसकी इन्फोर्समेंट पूरी दुनिया में हुकूमतों के लिए एक चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इशू है या प्रॉब्लम है कि देखिए हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं वो जलसे जुलूस कर रहे हैं। हाँ। अब अगर बज़ोर ताकत रोकें तो वो होगा कि जी देखें हुकूमत बड़े गैर जमहूरियत कंडे इस्तेमाल कर रही है। अभी तक आपने देखा है कि कोई जलसे जुलूसों के ऊपर हमने कहीं पर भी इसके ऊपर जोर नहीं डाला। हाँ। और हर जगह के ऊपर उल्टा फैसिलिटेट ही किया है। गुजरांवाला हो, बाकी कोयटा हो, पेशावर हो, वहाँ पे फैसिलिटेट ही किया है हुकूमत ने। अब अगर हम चाहे कुछ 100 लोग हों या कुछ 1000 लोग हों, आप उनके ऊपर डंडे लेके तो नहीं कर सकते, या अगर आप इनकी लीडरशिप को जेलों में डालें तो वो भी फिर एक और पॉलिटिकल एक बनती है चीज़। हमको PMLN तो नहीं है कि जिन्होंने जाके मॉडल टाउन में 16 लोग दिन दिहाड़े शहीद कर दिए और उसके बाद हाथ मल के खड़े हो गए। हमारा जाहिर है कि ये पॉलिसी नहीं है, ये अप्रोच नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें तो कोई बहुत बड़ी कोई किसी का कोई महात्मा होना जरूरी तो नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे सामने डाटा है, हमारे सामने केसेस बढ़ रहे हैं। जिंदगी है तो सियासत भी है और बाकी चीजें भी हैं। हाँ। और हमको इस दौर में तो नहीं है कि जहाँ हजारों लाखों लोग बेशक जो है वो तय हो जाएं, लेकिन हर हुकूमत लेनी है।
यहाँ तो आइडियाज की लड़ाई होती है और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को खुद ही अकल करनी चाहिए, इन्फोर्समेंट किसमें क्या हुआ। तो फिर एनसीओसी के फैसलों की कोई इंपॉर्टेंस तो ना रही, कोई वैल्यू तो ना रही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला है, फिर उन फैसलों की क्या अहमियत है? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, उंगली तो आप लोगों पर उठेगी। वो केसेस स्कूलों से फैले या जलसों से फैले, 1 से 2, 2 से 3 हजारों तक केसेस फैलेंगे। संभालना तो आपको है, फैसिलिटेट तो आपको लोगों को करना है हॉस्पिटल्स में। ये बात आपकी ठीक है और बेसिकली आप ये कह रही हैं कि इनको इन्फोर्स करना चाहिए और इनको उठा के जेलों में डालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप लोग अपनी रिट कायम कर सकें। आई डोंट नो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है, आई डोंट नो। तो आपके ज़हन में होगा ना, जो आप इससे मुतमईन नहीं है तो आपको अल्टरनेटिव सजेस्ट करें। हुकूमत में आप हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कॉमन सेंस की बात है ना। देखिए सिंपल बात है, अगर आप सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर लाठी बरसाएं तो वो मुनासिब नहीं। लिहाजा आप कोशिश करते हैं कि अकल की जो है वो तलकीन करें, कैंपेन करें। पूरा मीडिया इस वक्त, आप लोग हर एक जो है वो पोजीशन को समझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और आप के पेशावर में से लिए लोगों की तादाद जो है वो बड़ी कम आई जलसों में, और मेरा असर होगा। लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली खुद भी बीमार पड़े हैं और जिन्होंने जलसे जुलूस किए और हुकूमत की बात नहीं सुनी, अकल की बात नहीं, तो हम तो यही समझते हैं कि अल्लाह उनको जिंदगी दे और वो ये तहरीक आखिर 2023 तक चलानी है। 2-3 साल बीमार तो ना हो, इसमें तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। सही, और साथ ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह उनको हिदायत भी दे। दो सवाल और पूछने हैं मैंने आपसे, वो ये कि कल मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था फवाद चौधरी साहब ये मामला, कि आपको पता है 5 अगस्त के इक़दाम के बाद भारत के साथ जो तिजारती पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद PTV की जानिब से 2 भारतीय चैनल्स के साथ स्पोर्ट्स नशरियात के लिए मुआहदा किए जाने का इंकशाफ हुआ। कल ही मैंने स्टोरी अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी। तो अब उन 2 चैनल्स को 10 करोड़ रुपए देने का जो मामला है वो अटका हुआ है। कैबिनेट सेशन में आज ये डिस्कस होना था, क्या ये मामला डिस्कस हुआ और क्या फैसला हुआ इन पैसों की अदायगी का उन चैनल्स को? देखिए पहले तो ये जो है ना कि इस वक्त जो क्रिकेट के जो सारे ही बड़े चैनल्स हैं उनको इंडियन कंपनीज ओन करती हैं। हाँ। चाहे वो स्टार है, टेन स्पोर्ट्स है, तो उसके ऊपर पूरी इंडियन जो है वो इस वक्त मोनोपोली है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी चैनल जो है वो इस वक्त, इवन जो यूरोपियन कोई चैनल ऐसा नहीं है जो कि क्रिकेट राइट्स जो है वो रखता। हाँ। दूसरी बात ये है कि आपने ये जो पैसे क्लियर हुए हैं, ये जो पुराने मुआहदे हैं उनके पैसे क्लियर हुए हैं। अब फ्यूचर में इसका किस तरह से करना है, क्योंकि ये कंपनियां कहती हैं कि जी हम इंडियन ओनर्स होंगे लेकिन हम तो दुबई में बेस्ड हैं और हम इंटरनेशनल कंपनीज हैं, नॉट स्टिक्टो सेंट्रो, हम इंडियन कंपनीज नहीं हैं, हम तो इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो अब ये हमने फैसला करना है कि हमने क्रिकेट देखनी है या नहीं देखनी है। नहीं देखनी तो फिर बंद कर देते हैं। तो आज मंजूरी दे दी है, जो पहले पैसे थे, पेंडिंग पैसे थे, वो सेशन में मंजूरी वो तो देनी थी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, बड़ा अफसोस होता है ये सारी सूरत हाल देख कर, अपोजिशन के बयानात में तजाद देख कर। वो ऐसे कि चंद महीने पहले तक जब कोरोना यहाँ पर शुरू हुआ, हुकूमत लॉकडाउन की बातें कर रही थी कि हमने नहीं लगाना, गरीब जो है वो भूख से मर जाएगा। आप लोग कहते थे नहीं, लोगों की सेहत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपोजिशन लॉकडाउन लगवाना चाहती थी, लॉकडाउन लगाने की बातें करते थे, बड़ा प्रेशराइज भी किया आप लोगों ने हुकूमत को। आज जब दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है, हमें टीवी चैनल्स पर बताया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये हो रहा है, लॉकडाउन लग रहे हैं, आज सिर्फ आप लोगों के लिए जलसे जुलूस, अपनी सियासी एक्टिविटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये बेसिकली अभी जितनी भी इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी थी इससे पहले, यानी कोविड के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि आपने पहले इसको एनालाइज कर लें। वो एट द बेस्ट ये थी कि आपने मास्क पहनने हैं
और आपने सैनिटाइजर यूज करना है, एंड दैट्स ऑल। देयर वाज नो अदर, कोई एक और हुकूमती सतह पे इंस्ट्रक्शन नहीं थी अदर देन दैट। नॉर्मल वे ऑफ लाइफ थी। बाजारों में ट्रांसपोर्ट्स का हर तरफ एक हजूम था, किसी जगह पे कोविड की कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी। प्रायर टू दिस आप अभी पीछे जीबी के इलेक्शंस में देख लें, गवर्नमेंट खुद उसमें फुल पार्टिसिपेटरी थी, ऑपोजिशन भी थी, कोई शक नहीं है। तो एक हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि एसओपीज एट द बेस्ट क्या थे कि आप मास्क पहने और मास्क के साथ सैनिटाइजर्स यूज करें। तो इसमें हमने भी कहा कि हम भी हतल वसा अपनी कोशिश करेंगे, मास्क भी प्रोवाइड करेंगे और इन एसओपीज का ख्याल भी कर लेंगे। दिस इज व्हाट इट वाज। बट इतनी इमरजेंसी क्या है? ऐसी सूरत में जलसे क्यों जरूरी हैं? जलसे का क्या, हुकूमत ने तो घर जाना नहीं है, ये बात आप लोगों को भी पता है। जाना होता तो 126 दिन के धरने में आप लोगों की हुकूमत घर जा चुकी होती। ये बात होता है कि हुकूमत जो जाने वाली नहीं है। तो फिर ऐसी इमरजेंसी क्या है कि पीडीएम जो है ना वो जलसे जरूर करना चाहती है ऐसी सिचुएशन में? नहीं, देखें, ये जलसे नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है पब्लिक की जो हुकूमत की पॉलिसियों पर अदम एतमाद की है। उन्हीं में से कोरोना की इनकी भी पॉलिसी है जिस पे अदम एतमाद है। यानी गवर्नमेंट ने पीछे 6-8 माह में सिर्फ ये चैंपियन करने में वक्त लगाया कि हमने इसको कंट्रोल किया है और इसको हमने बिल्कुल जो है ख़त्म कर दिया है और इस पर किसी किस्म की और किसी और स्ट्रेटजी की कोई खत्म करने का दावा हुकूमत ने कभी नहीं किया, कंट्रोल करने का जरूर किया। मलिक साहब देखिए मेरी बात सुन लें, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। आप इसके मुतल्लिक हुकूमत की जो अपनी इनकी स्टेटमेंट्स रही हैं वो ये रही हैं कि हमारा कंट्रोल बेइंतहा इफेक्टिव था और ये एज ए थ्रेट अब एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्मल वे ऑफ लाइफ चल गई, नॉर्मल वे ऑफ लाइफ चल गई। किसी जगह पर भी कोई और एसओपीज की गुंजाइश नहीं रखी इन्होंने, सिवाय इसके कि मास्क पहने और सैनिटाइजर्स यूज करें। दैट वाज इट। अच्छा, अभी ये जो पीडीएम की एक्टिविटी है वो लार्जली पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये तसव्वुर करती है कि इन्होंने इनकी मुआशी पॉलिसी बहुत बुरी है जिसके नतीजे में बेतहाशा महंगाई है, इनकी गवर्नेंस बहुत बुरी है जिसके नतीजे में इस वक्त मुल्क में एक लाकानूनियत की सी सूरत हाल है। हुकूमत की जो अपनी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हुकूमत की इस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, हुकूमत की इस वक्त जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, मे इट भी कोई वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की हों या लोगों को रोज़गार मुहैया करने की हों, उन सब के ऊपर एक शदीद तशवीश है। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की लोगों की इस वक्त जो हालत है उस पर कौन इस वक्त खामोश बैठेगा? लोग अपनी इजहार करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बाहर निकल के गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज के खिलाफ बात करेंगे। लेकिन पेशावर का जो जलसा हुआ, आप लोगों को लगता है कि वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है? आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था, लोग निकले, बड़े जोशो खरोश से निकले? अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूट्रल होकर इसको एनालिसिस इसका करें। नहीं, देखिए, इसमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि देखिए ना, जब कोई एक इशू होता है जिसमें लोगों की तकलीफ का आंसर होता है, तो वो ममालिक जहाँ पर कोविड की वजह से हज़ार हलाकतें हुई, लाखों में चली गईं, और जो लोग जो हमसे ज़्यादा इस चीज़ों में जो कि फर्स्ट वर्ल्ड का हिस्सा है, जैसे ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाली बात थी, तो कहाँ पे जब डिमॉन्स्ट्रेशन हुई तो पूरी दुनिया में लोग बाहर निकले और उन्होंने हुकूमत की उस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। यहाँ पर तो लोगों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। यहाँ पर जो समाजी ज़ाब्ते ये हुकूमत नए कायम कर रही है, जिनके साथ इस मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन की वो फिजा इस मुल्क के जमहूरी कल्चर को कत्ल कर रही है, रवादारी के कल्चर को ख़त्म कर रही है, उसका कत्लेआम कर रही है, तो कब तक बैठ के इनकी ये बात हम सुनेंगे? कैसे सुनते रहेंगे? इन्होंने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल कर दिया, एक ऐसी पार्लियामेंट क्रिएट कर दी जिसके अंदर हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट को इनइफेक्टिव कर दिया, इन्होंने ऑफिसेस को बिल्कुल अनडिग्निफाइड कर दिया, एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जहाँ पर नॉन पॉलिटिकल एक पूरे मतलब कि जलसे आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ साहब के देखिए बात ये है, हम ये कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट एक कंप्लीट देखें ना, ये जो कोरोना का स्प्रेड है, क्या ये देख के स्प्रेड करेगा कि इसने कहाँ पे स्प्रेड करना है?
अगर गवर्नमेंट ये समझती है, आज एनसीओसी ने फैसले किए कि स्कूल्स को लॉक कर दें, रेस्टोरेंट्स को लॉक कर दें, चंद दिन पहले इन्होंने कहा कि शादी हॉल्स को लॉकडाउन कर दें, अगर तो इसका फैलाव इतना ज़्यादा हो रहा है और ये इसकी इनके पास ये नंबर्स आ रहे हैं और ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट के कंप्लीट लॉकडाउन प्रोवाइड कर दे, एब्सोल्यूट लॉकडाउन प्रोवाइड कर दे। जब बाकी नॉर्मल वे ऑफ लाइफ चलती रहे और एक टारगेटेड लॉकडाउन हो और वो सिर्फ पीडीएम की एक्टिविटी पर हो, तो ये कहाँ की कोई हमारे मुल्क का शुमार उन ममालिक की इकोनॉमी में तो नहीं होता ना कि मुकम्मल लॉकडाउन करके तो महीने के लोगों को, पूरे मुल्क में लोगों को पैसे दे सकें और लोगों का जो है ना वो दाल रोटी चला सकें। हम उस इकोनॉमीज में हम जो है ना फॉल नहीं करते। नहीं, मैं आई डिफर फ्रॉम व्हाट आपका जो ये सवाल है, इस सवाल के अंदर एक राय है और इस राय से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि हमारी इकोनॉमी इनकी पॉलिसियों के नतीजे में कौन सी को बड़ी शूट करके ऊपर जा रही है। इनकी पॉलिसियों के नतीजे में स्पीकर ने इजलास बुलाया 5, 6, 8 वहां अपनी तजावीज दें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना। नहीं, एक सेकंड रोकें। पहले ये तय कर लें कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में जो एक अच्छी खासी ग्रो करती इकोनॉमी जो 5.8 पे थी, वो प्रायर टू कोविड वो 1.23 पे जाके गिरी हुई थी, तो क्या कौन सी हुकूमती पॉलिसियां जिनके नतीजे में इसको आपने शुमार करना है कि मईशत बड़ी अच्छी थी। दूसरी आप कह रही हैं स्पीकर की, तो स्पीकर का ऑफिस जो होता है वो स्पीकर का ऑफिस एक पिलर ऑफ डिग्निटी होता है, और वो डिग्निटी उसके साथ क्यों अटैच्ड होती है कि जो बोथ साइड ऑफ द डिवाइड हैं, यानी ऑपोजिशन भी उसको उसी तरह से तस्लीम करें कि ये मेरे स्पीकर हैं जो कि पार्टीजन नहीं हैं, जो किसी के साथ एक तरफा झुकाव नहीं रखते, हुकूमत की विम्स पे उनके इशारे पे काम नहीं करते। तो स्पीकर के ऊपर डिस्ट्रस्ट जो होता है पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन की तरफ से, स्पीकर पर डिस्ट्रस्ट आपको, हुकूमत आप नहीं मानते, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद जो है वो और बयानिया आप लोगों का जोर पकड़ रहा है। पेशावर में जलसे में हम लोगों ने देख लिया मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो। तो ऐसा कौन सा इदारा है, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे ऑपोजिशन बात करना चाहती है? मामलात इस तरह सड़कों पर तो नहीं हल होंगे, सड़कों पर तो नहीं चलेंगे। अच्छा, चले आपकी इस बात को मैं ऐसे रख देता हूँ। क्या करें कि अगर हुकूमत जो है वो एक बदतरीज ज्यादती पर उतरी हो और उस ज्यादती का निशाना बवाम पाकिस्तान हो। मेरे साथ तो जो इन्होंने किया हमने सह लिया, हमारे साथ ज्यादती की, हमने उस ज्यादती का इजहार भी किया, बताया भी कि ये क्या ज्यादती है। हमारे पर मुकदमात झूठे बनाए गए, हमने उनके किसी भी जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरे, लेकिन हमने किसी जगह पर उस सारे प्रोसेस को मुकदमात जो नून लीग की लीडरशिप पर बने हैं, ये तहरीक इंसाफ के दौर में बनाए गए, इनकी हुकूमत के दौर में बनाए गए सर? एब्सोल्युटली हम इसी बात पर ही तो हम आपसे कह रहे हैं। देखिए ना कि अगर इनके एक वजीर जो हैं आज मियां महमूद रशीद, वो एक पिटिशन करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और वही पिटिशन सुओ मोटो में कन्वर्ट होती है इन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की कोर्ट में, और उसके नतीजे में 60 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की एक इंक्वायरी खुलती है और ऑडिटर का रोल नैब को दे दिया जाता है, तो मैं किसके ऊपर जाके बात करूं, किसको कहूं? मैं तो इसी नाइंसाफी पर बात कर रहा हूं कि जो इस मुल्क के कवानीन नहीं थे उनको अदालतों में बुलाकर उसकी तौसीक कर दी गई, और जो रोल इन्वेस्टिगेटर का था वो एक ऑडिटर का रोल उसको बनाकर ऑडिटर का जो रोल था वो एक इन्वेस्टिगेटर को दे दिया गया। कौन सी एक बात है जो मैं आपको बताऊं, कवानीन को बदलने का मौका आप लोगों को भी मिला, पीपल्स पार्टी को भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। इस बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज़ को अपना रही हैं, लेकिन एक बार फिर से हुकूमत और ताजिर बरादरी के दरमियान SOPs को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। आज भी हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आया। सिंध हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें तमाम शॉपिंग मॉल्स को, दुकानें, मार्केट 6 बजे बंद करने और तमाम निजी सरकारी दफातर में
50% स्टाफ का हुक्म काम करने का जो है ना हुक्म जारी किया गया कि सिर्फ 50% अमला जो है स्टाफ जो है काम करेगा। सिंध और पंजाब दोनों तरफ से जो ताजिर बिरादरी है वो टाइमिंग्स को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। वो कहते हैं ये टाइमिंग्स हमें जो है ना वो जो छोटा ताजिर है उसको बेरोज़गार कर देगी। मुझे ज्वाइन किया है सदर कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने और प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां तारिक मिसबा साहब ने। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, आप लोगों के सिर्फ रिजर्वेशन टाइमिंग्स को लेकर है कि सिंध हुकूमत ने जो मार्केट्स को, बाज़ारों को, दुकानों को 6 बजे तक शाम को कहा है कि 6 बजे तक कारोबार करें, या इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ रिजर्वेशंस हैं? देखें, बात करने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मोतरिज़ा मामलात हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। टाइमिंग्स भी आज भी हुकूमत के 2-4 ज़िम्मेदारान ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हुई। 6 बजे की बजाय अगर 8 बजे भी वक्त मुकर्रर कर देते तो कितनी बड़ी बात नहीं थी। सही। सर्दियों की रातें हैं, वैसे भी 7 बजे 7:30 बजे कारोबार समेट लेते हैं। हाँ। लेकिन 6 बजे कतरे अर्ली हो जाता है। हाँ। लोगों के पास वक्त नहीं है खरीदारी के लिए, मार्केटों में एक पैनिक फैलता है। हाँ। लोग भाग दौड़ करते, उजरत में मार्केटों में रश बढ़ जाता है। तो इसी तरह 2 छुट्टियों का भी कोई जवाब नहीं था। अगर हुकूमत जुमे की छुट्टी ना करती, इतवार की बरकरार रखती, तो लोगों के पास एक वक्त मिल जाता। लोग समझते कि हफ्ते में 5 दिन की बजाय 6 दिन खरीदारी वो कर सकते थे। तो ये स्टेक होल्डर से मुशावरत ना करने के नताइज हैं कि जो अच्छे फैसले नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि अब उन्हें एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो 8 बजे तक एक्सेप्टेबल है आप लोगों के लिए, काबिल कबूल है 8 बजे तक की टाइमिंग्स? जी बिल्कुल, 8 बजे एक बेहतरीन वक्त है। 8 बजे का वक्त बहुत दुरुस्त है, इसलिए कि सर्द रातें हैं, कारोबार भी देर तक नहीं खुल पाएंगे। तो 8 बजे एक बड़ा छुट्टी आपके मुताबिक छुट्टी एक होनी चाहिए? छुट्टी एक हो, इसलिए कि कोरोना ने तो छुट्टी नहीं करनी है ना कि आपने जुमे की छुट्टी दे दी, आपने हफ्ते की छुट्टी दे दी, तो आपको कम से कम एक छुट्टी रखें। जुमे की छुट्टी का कोई जवाब नहीं था, इसलिए कोई बहुत ज्यादा हमारा हुकूमत से, हम ये भी नहीं कहते कि वो जो जलसे जुलूस कर रहे हैं आप उन्हें रोकें, हम ये भी नहीं कहते जहाँ रैलियां निकल रही हैं आप उनको रोकें, चले वो सब अपने जोर पे कर रहे हैं। हमें अवाम का दर्द है, हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, हम नहीं चाहते कि लोगों की सेहत और जान के मसाइल पैदा हों। चलिए, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, आप लोगों का ही ताउन चाहिए। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। तारिक मिसबा साहब, आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तहफ़्फ़ुज़ात तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो लास्ट टाइम कोरोना आया था और हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात को बड़ा अहमियत देते हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन किए थे उन्होंने, पूरी मुल्क को बंद नहीं किया था उन्होंने। हम यही चाहते हैं कि ताजिर की काम चलता रहे, पहिया चलता रहे, छोटे ताजिर का। सही। इस दफ़ा अगर लॉकडाउन आ गया तो छोटा ताजिर इतनी ताकत नहीं रखता कि काम चले। जिस तरह मेरे भाई कराची से जिन्होंने बात की, हम सिर्फ टाइम मांग रहे 2 घंटे और का। जो होलसेल मार्केट्स हैं उनको 6 बजे बंद कर दिया जाए, लेकिन रिटेल की मार्केट्स को 8 बजे तक का टाइम दिया जाए। उसकी बैन वजह ये है कि 5 बजे दफातर बंद होते हैं, दफातर बंद होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस बंद होते हैं, हमारी वर्किंग वुमन भी हैं, तो 5 बजे से 1 घंटा जो मिलता है मार्केटों में रश मचेगा। तो पंजाब में तो 8 बजे तक है ना? सिर्फ इस वजह से हम कह रहे हैं कि 8 सिंध ने 6 बजे किया था, वो उन्हें भी एहसास हो रहा है। अभी 6 बजे तक नहीं, उन्होंने अब कर दिया जी 8 बजे, जो हमने परसों बात की 6 बजे, 8 बजे कर दिया। हाँ। 8 बजे के साथ हम एग्री करते हैं, हमारी सारी मार्केटिंग एग्री करती हैं 8 बजे के साथ। सही। लेकिन उसमें कुछ गलतियां हमारी भी हैं। SOPs फॉलो करनी चाहिए। हाँ। SOPs फॉलो गवर्नमेंट भी कराए, हम भी करवाएंगे इंशाल्लाह अपने मार्केटों में। क्योंकि स्टेट का भी तहफ़्फ़ुज़ ये है कि सेहत का भी ध्यान रखना है। क्योंकि कोरोना के केसेस देखें, जिस तरह कराची लाहौर में 2,500 रुपये पहुंच गए हैं, इसको टाइम ही लगना 10,000 रुपये पहुंचने में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमारे पास वो वसाइल नहीं है अमेरिका वाले और यूनाइटेड स्टेट्स वाले, यूरोप वाले, कि जो हम अगर हमारे केसेस बढ़ जाएं तो हम इनको हैंडल कर सकेंगे। सही। तो SOPs फॉलो करने जरूरी है, इस पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं SOPs फॉलो करने में। सही। और छुट्टी आप भी चाहते हैं कि छुट्टी एक ही दिन हो, ज्यादा लोग जो है ना वो पैनिक ना हो, ताकि एकदम मार्केट्स में रश हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल जी।
छुट्टी एक ही दिन हो, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं अपने भाई कराची वाले के साथ, बिकॉज जितना टाइम मिलेगा उतना लोग रश कम मचेगा मार्केट में। सही। अब हम मार्केट में एसओपीज को फॉलो करा रहे हैं लाहौर में अपनी मार्केट्स में, लेकिन नहीं, मसला ये जो कस्टमर आ रहे हैं वो एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। एसओपीज बहुत सी दुकानों में, अब मैं किस मार्केट का नहीं, 70% लाहौर में जो उनके हमारे जो वाले भाई हैं जिनकी शॉप्स हैं, हाँ। और जो वो खुद फॉलो कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि जो कस्टमर आ रहा है वो फॉलो नहीं कर रहा। सही। आप ऐसे कस्टमर को एंटर होने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए दुकान पे, शॉप में एंटर होने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन मैडम अगर वो एंटर नहीं होगा तो वो साथ वाली दुकान में चला रहेगा। हाँ। तो ये तो यही तो मैं कह रही हूँ कि सब जो लोग हैं, सब जो मार्केट वाले हैं, दुकानों वाले हैं, उनको इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और करवाना चाहिए कि जो कस्टमर मास्क पहन के नहीं आएगा उसको दुकान के अंदर एंटर होने की इजाजत ही नहीं है। वेरी सिंपल। साथ वाली दुकान में क्यों जाएगा अगर साथ वाली दुकान वाला ही हाल क्या है? हाँ। इकोनॉमी के हालात को पहले पता क्या है, हाँ। जो कोरोना की वजह से हुआ हमारा, सही, तो पूरी दुनिया के हुआ, हमारा नहीं। लेकिन कस्टमर को आप वापस नहीं भेज सकते। कस्टमर साथ वाली दुकान में चला रहेगा, उसने पैसे देने, सामान खरीदना है, सही। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सीएम साहब के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब के साथ भी हुई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एसओपीज को फॉलो करने के लिए, और हमें एसओपीज फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल सही। बिकॉज ये मर्ज इस तरह का कि सिर्फ एक बंदे का नहीं होना, वो अपने घर जाएगा, उसके माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, सबको होता है। बिल्कुल सही। बिकॉज इसमें हमें भी स्टेट का साथ देना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां तारिक मिसबा साहब मेरे साथ थे, सदर कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडेंट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जियो स्ट्रैटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। फ़ौरन ने अफ़गान पीस प्रोसेस में मुस्बत पेशरफ्त का भी एक जामे जायज़ा लिया और मुल्क की दाखिली सलामती, सरहदों समेत LOC, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तबादला ख्याल हुआ। फ़ोरम ने मुल्क के दिफा के लिए मजबूत अज़म का इजहार करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बदअमनी की कोशिशें भी खित्ते में अमन और सलामती के मुनाफी हैं। फ़ोरम ने कोविड-19 की सूरत हाल और दूसरी लहर के बाद वबाई अमराज का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर भी गौर किया। आर्मी चीफ ने खुसूसी तौर पर तमाम कोर कमांडर्स को कौमी कोशिशों की हिमायत के लिए इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पाक फ़ौज रियासती इदारों और कौम के ताउन से तमाम दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ पाक फ़ौज खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क की सलामती और दिफा को यकीनी बनाने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स में इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के क़याम की मंजूरी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DGISI इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास आइंदा हफ्ते होने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, कमेटी किस तरीके से काम करेगी, इसका फैसला कमेटी के बाकायदा तौर पर शक्ल इख्तियार करने के बाद किया जाएगा। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी मुल्क में 2 दर्जन से ज़ायद इंटेलिजेंस तंजीमों को मरबूत करने के तरीक़े कार पर काम करेगी। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी भी इस नए ढांचे का हिस्सा होगी। दिफाई तज्ज़ियाकारों के नज़दीक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सारी कामयाबियां जो हासिल की हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। दुश्मन अपनी शक्ल और अहदाफ को मुसलसल तब्दील कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में वक्त और हालात का तकाजा है कि खुफिया एजेंसीज के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का मजबूत निज़ाम कायम किया जाए ताकि मुल्क की दिफा को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी को एक तरफ तो बेहतर बनाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलमी सियासत में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के मुबैना खुफिया दौरे सऊदी अरब के हवाले से बहस हो रही है।
इजरायली मीडिया और हुकूमती वजीर इतवार के रोज़ जो दौरा हुआ इसकी तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन सऊदी वजीर खारजा की जानिब से इस दौरे की तरदीद की गई है। 5 घंटों पर मुश्तमिल मुबैना दौरे के दौरान मोसाद के सरबराह भी इजरायली वजीर आज़म के हमरा थे। इजरायली वजीर आज़म से मुलाकात के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान दो तरफा सिफारती ताल्लुकात और ईरान से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। अब इस स्ट्राइका के मुतालिक इजराइल, सऊदी अरब और अमरीका, कहा जा रहा है कि ये ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी, प्लानिंग और साजिश थी, जिसकी वजह से इजराइल, अमरीका और सऊदी अरब जो है ये मिल बैठे और सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। खासकर ईरान के तनाजुर में बात की जा रही है। मैं बात करूंगी इस पर, दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। थैंक यू। जनरल साहब, इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और मोसाद के चीफ ने सऊदी अरब का जो खुफिया दौरा किया है, इजरायली मीडिया तो इसकी तस्दीक कर रहा है, सऊदी जो मीडिया है या सऊदी जो हुक्काम है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन बताया जो जा रहा है इस मुलाकात के हवाले से कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी वहाँ मौजूद थे सऊदी अरब में, जहाँ ये सारी मुलाकात हुई, ख़ास करके ईरान के तनाजुर में लेकर सारी डिस्कशन हुई, तबादला ख्याल हुआ। आपको लगता है कि इस खित्ते में ईरान को तबाह करने की जो साजिशें हैं इन ममालिक की तरफ से ये तेज़ होती जा रही हैं और ऐसा कुछ हो सकता है? जी, पहली बात तो ये कि दौरा हुआ या नहीं, ये तो मेरा ख्याल जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, जो उसकी समत है, इसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आज नहीं तो कल आपको सामने चीज़ें आ जाएंगी जो कुछ छुपी हुई भी हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि यूएई और बहरीन सऊदी अरब की आशीर्वाद के बगैर वहाँ पर उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकते थे, और ओवरऑल वहाँ पर जो असर रसूख है अमेरिका का, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात के सच्चे होने के काफ़ी इम्कानात हैं कि शायद हुआ हो ये इनकी मुलाकात। लेकिन हम जो हमारा भाई सऊदी अरब है वो जो कहे हम उसको मानते हैं, क्योंकि सरकारी तौर पर तो वही बात है। जो आपने दूसरी बात उठाई है कि क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ कोई एक ट्रायोका है, तो इसमें ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन तीनों मुल्कों का ईरान के साथ मुखासमाना रवैया है, और इसमें मसला सिर्फ ये था, पहले जब सिर्फ अमेरिका और इसराइल सोच रहे थे हमला करने के लिए ईरान के ऊपर, तो खदशा ये था कि ईरान बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा इसराइल को। हाँ। अब उन्होंने एक और तलाश कर लिया मुल्क जिसको कि नुकसान बर्दाश्त करना पड़े ताकि वो बफर एक किस्म का बन जाए। तो सऊदी भाइयों को ये बात समझना चाहिए कि इसराइल और अगर हमला कर सऊदी अरब के साथ मिलकर ये करवाते हैं अमेरिका और इसराइल, तो उसका मेन मकसद ये है कि सारा नुकसान जो है वो सऊदी अरब बर्दाश्त करे और इसराइल उससे बच जाए। ये अगर स्ट्रेटजी समझ में आ गई मुसलमान लीडरों में तो शायद उससे बच जाएं, वरना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि दो मुसलमान मुल्क आपस में भिड़े। सही। अच्छा जनरल साहब, दिफाई एतबार से खुफिया एजेंसीज के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके क़याम की मंजूरी कितनी अहम है और क्या फ़वाइद इसके होंगे? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत अहम है, इसमें तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती, क्योंकि जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके अपने अपने अहदाफ हैं, अपने अपने दायरा कार हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक एजेंसी को पता हो, मालूमात शेयर की जाएं कि जो उन्होंने पता लगाया दूसरी एजेंसी ने वो किस नौयत का है, ताकि उसको कोऑर्डिनेट करके एक पूरी पिक्चर बनाई जा सके। पहले किस्म की टफ वार का प्रॉब्लम था, मसला ये था कि कौन इसको हेड करे, तो इसमें तो कोई मुश्किल मसला था नहीं। तमाम एजेंसियों का मुवाजना कर लेना चाहिए था कि जौन सी एजेंसी सबसे ज़्यादा फ़ाल है, सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सबसे ज़्यादा उसके रिसोर्सेज हैं, उसी को हेड करना चाहिए था। मुझे नहीं पता इतनी देर क्यों लगा दी। ये कहना कि भाई अगर एक फौजी हेड कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो सिविलियन की रेट नहीं है। देखें, वजीर आजम के अंडर ये काम करेंगे, वजीर आजम उनके सुप्रीम कमांडर होंगे, वजीर आजम के कहने पर वो काम करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहूँगा इससे एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। हाइब्रिड वॉर लड़ने के लिए सिर्फ आपको इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, इंटीरियर पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, ये चारों को
कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अगर इसमें से एक भी मिसिंग हुआ तो आप हाइब्रिड वॉर का जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी दिफाई तज्जियाकार मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।